अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है लाहौर से हमज़ा ने। हमज़ा कहते हैं कि इस कहानी के अंदर जितनी भी जगह हैं वो आप फर्जी कर दीजिए, बाकी मेरा और मेरे दोस्त के जो नाम हैं वो आप रियल ही रहने दीजिए। सो इनका जो नाम है हमज़ा और इनके जो दोस्त का नाम है अहमद, ये रियल हैं। हमज़ा कहते हैं कि अब तो खैर मैं खुद एक बच्चों का बाप हूँ, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अनकरीब रिटायर होने वाला हूँ। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि माशाल्लाह सब कारोबार वो संभाल चुके हैं, लेकिन ये कहानी मैं ज़िंदगी भर मरते दम तक नहीं भूल सकता। माँ बाप ने परवरिश कुछ इस तरह की थी कि बचपन से घर के अंदर सब कुछ देखा था, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, लेकिन वहीं पे वालिद और वालदा को नमाज और कुरान का पाबंद पाया। सो बचपन से ही जो चीज़ सिखाई गई थी वो था नमाज और कुरान की पाबंदी, बाकायदगी। सो मैं बचपन से ही नमाज ना सिर्फ पढ़ता था बल्कि ऐसी आदत हो गई थी कहीं सफ़र पे भी जाना होता तो मैं गाड़ी रोक के नमाज ज़रूर पढ़ता। ऐसा ही एक वाकया जब मैं जवान था, उस वक्त मेरी उम्र होगी तकरीबन कोई 25-26 साल के करीब, वहीं पे मेरा एक दोस्त जिसका नाम उन्होंने बताया है अहमद और मैं तैयार हुए एक ऐसे फर्जी यहां पे रखा जा रहा है रहीम यार खान जाने के लिए, जहां पे हमारे एक दोस्त हैं, ये उनका रियल नाम है शाहजमान। उन्होंने हमें इनवाइट किया था, एक बहुत बड़ा फंक्शन था और वो चाहते थे कि मैं अपने उस दोस्त के साथ शिरकत करूं। शाहजमान मेरा और अहमद दोनों का दोस्त था। मैंने और अहमद ने प्रोग्राम बनाया कि गाड़ी पे चलते हैं, लाहौर से रुकते हुए चलेंगे, स्टॉप करते हुए चलेंगे, मज़े मज़े से चलेंगे, एक रात पहले ही पहुंच जाएंगे, अगली रात हम अपना फंक्शन अटेंड करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। शाहजमान जिस जगह पे रहता था वो एक जागीरदार था, खाती पीती फैमिली से उसका ताल्लुक था और खुदा का दिया उसके पास भी सब कुछ था। शाहजमान और मैं कॉलेज लाइफ में इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद शाहजमान की ज़मीनें और सारा कुछ देखभाल के लिए उसको वापस जाना पड़ा और मेरी ख्वाहिश थी कि वो लाहौर में ही रहे, लेकिन उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो नौकरी करना नहीं चाहता था क्योंकि पैसे, ज़मीनें, सब कुछ उनके पास बेइंतहा था। सो मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद वालिद साहब के कारोबार को संभालने लगा और कारोबार के सिलसिले में अक्सर ऐसा होता कि मुझे दूसरे शहर में भी जाना पड़ता और मैं अपनी गाड़ी में निकल जाता। अब शाहजमान के यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था तो वो मुझे और हमारे ही कॉलेज के दोस्त अहमद को इनवाइट कर चुका था। हम दोनों दोस्त रवाना हुए, लेकिन कुछ कारोबारी मसरूफियत की वजह से जहां हमने सुबह 10 बजे रवाना होना था, निकलते निकलते हमें दिन के 2:30 बज गए। अहमद बार बार मुझसे कही जा रहा था कि यार हमज़ा तू बहुत लेट कर रहा है, हम वहाँ पे रात को पहुँचेंगे और रास्ते का तुझे भी सही तरीके नहीं पता और तू 1-2 दफ़ा ही गया हुआ है, मुझे भी इतनी अच्छी तरीके रास्ता नहीं आता। अहमद और मैं 2-3 दफ़ा शाहजबान के गांव जा चुके थे और जो रास्ता था वो तकरीबन मुझे और अहमद को आता था, लेकिन अहमद खौफजदा इसलिए था कि रात का अगर हम सफ़र करेंगे तो हमें रात का रास्ता नहीं आता, तो इसलिए हमें दिन की रोशनी में ही वहाँ पे पहुँचना चाहिए। खैर, कारोबारी मसरूफियत ऐसी होती हैं कि निकलते निकलते लेट हो गए। खैर, हम रवाना हुए और हम रास्ते में रुकते हुए कि हमने प्रोग्राम बनाया कि जिस तरह पहले जगह जगह पे हम रुकेंगे और उसके बाद हम आराम से खाना खाते हुए वहाँ पे चलेंगे। इसी तरह जब हमारा सफ़र शुरू हुआ तो रास्ते में हम रुकते, खाना खाते, जब नमाज का टाइम होता मैं गाड़ी कहीं पे रोक देता और मैं नमाज पढ़ता, लेकिन अहमद गाड़ी में ही बैठा रहता। वो भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसको कई दफ़ा कह चुका था, लेकिन उसकी मर्जी थी। अब हम जिंदगी की उस स्टेज में थे कि जहां पे नमाज के लिए किसी को कोई ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं नमाज पढ़ लेता और वो गाड़ी में मसरूफ रहता। अब हम
एक ऐसे होटल पे रुक चुके थे जहाँ पे हम रात का खाना खाने लगे थे और उनसे रास्ता भी पूछना था। हमें याद तो था आगे सफ़र कोई तकरीबन 2.5-3 घंटे का, अभी भी 2 से 2.5 घंटे का सफ़र अभी भी रहता था। उस होटल पे बैठ के हमने एक मज़ेदार किस्म का खाना खाया और उसके बाद जब हम रवाना हुए तो तकरीबन रात अंधेरी हो चुकी थी। मैं गाड़ी चला रहा था, अहमद फ्रंट सीट पे मेरे साथ बैठा था। गाड़ी के अंदर गाने लगे हुए थे, पुराने वक्त के गाने, और मैं गानों को एंजॉय करते हुए अहमद भी कभी कभी उन गानों की धुन पे गुनगुनाना शुरू कर देता। अहमद की फरमाइश के ये गाने लगे थे। ऑडियो कैसेट होती थी उस वक्त, ए साइड बी साइड वाली। तो कैसेट चल रही थी और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उस वीरान रास्ते के ऊपर थी जो एक सिंगल सड़क थी जिसके इर्द गिर्द जमीनें थीं, कभी कभी दरख्त आ जाते दोनों तरफ और कहीं कहीं हरियाली आ जाती और कहीं कहीं पे बंजर जमीनें थी। ये एक लंबा रास्ता था जिसको तय करने के बाद आगे एक 2 रास्ते आते और उन दोनों रास्तों में बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड को देख के हमने उसी रास्ते पे होना था और तकरीबन आगे कोई घंटे का मजीद सफर था। उसके बाद हम अपने दोस्त शाहजमान के डेरे पे पहुंच जाते। गाड़ी एक मखसूस रफ्तार से चल रही थी, बहुत ज्यादा तेज इसलिए नहीं थी कि रात का टाइम था और सड़क भी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके ऊपर मैं तेजी से गाड़ी चला सकता। एक गांव को जाने वाली जो सड़क थी जो टूट फूट का शिकार थी, जगह जगह पे उसके अंदर गड्ढे थे, कहां एकदम से बड़ा गड्ढा आ जाए तो गाड़ी पूरी हिल के रह जाती थी। तो इसलिए एक धीमी रफ्तार से गाड़ी एहतियात से चलाता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। जहां कोई धक्का नजर आता तो मैं गाड़ी स्लो कर लेता। अहमद गुनगुनाते हुए बोला कि यार बहुत ही बुरी सड़क है, इनको तो ये कम से कम सड़क बढ़वानी चाहिए, इस पे तो बंदा रात को गाड़ी चला ही नहीं सकता। चलाते 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 एकदम से वो जो गाड़ी के आगे रोशनियां, जो उस सड़क को जो अंधेरे में डूबी हुई थी, वो गाड़ी की रोशनियां उस सड़क को उजाले में बदल रही थी। उस सड़क को मैं देख पा रहा था। उन रोशनियों की वजह से दूर से मुझे 2 ह्योले नजर आए, जैसे कोई सड़क के दरमियान में आके खड़ा हो गया हो। और अहमद ने भी चौंक के देखा, मैंने भी चौंक के देखा। कोई था जो इस अंदाज में सड़क के बीच में मौजूद था जैसे हमें रुकने के लिए कह रहा हो। और हमें पता था कि यहाँ पे ऐसे इलाकों में सुन रखा था कि चोरी चकारी डाकू वगैरह भी होते हैं, रात को रुकना नहीं चाहिए। तो गाड़ी तो मैं तेज़ भगा नहीं सकता था, एक धीमी रफ्तार से चला रहा था। जब मैं और करीब गया तो देखा वो 2 लड़कियां थीं जो रोड के दरमियान में खड़ी थीं। और जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा तो मुझे अहमद की आवाज आई, हमजा यार गाड़ी ना रोकी, गाड़ी ना रोकी, गाड़ी चला दे, गाड़ी चला। मैं एकदम से परेशान हो गया कि वो रोड के दरमियान में जो खड़ी थी उनको हमने देख लिया था, अब वो दोनों रोड के साइड पे हो गई थी। उन्होंने हमें रास्ता दे दिया था, पहले वो हमें रोक रही थी इसलिए दरमियान में आ गई थी, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि हमने गाड़ी से उनको देख लिया है तो वो बिल्कुल साइड पे खड़ी हो गई। तभी मुझे हमजा कह रहा था कि यार गाड़ी ना रोक, भगा दे, भगा दे, ठीक नहीं है इस जंगल में गाड़ी रोकना। लेकिन मेरे अंदर का एक इंसानियत, एक वो इंसान जो कभी भी किसी की मदद करने के लिए तैयार होता है, एकदम से परेशान हो गया कि रात के इस पहर बेशक 2 लड़कियां हैं, लेकिन क्यों हैं, क्या खड़ी हैं, क्या उनको मदद की जरूरत है। इंसानियत के नाते ये तो रोक के पूछना मेरा बनता था। तो ना चाहते हुए भी जो गाड़ी अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, जो मैं दिल ही दिल में फैसला करने जा रहा था क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ अहमद की वो बात कि जंगल में इस तरह गाड़ी को रोकना ठीक नहीं, और दूसरा मेरा दिल कह रहा था कोई इंसान मदद के लिए रोक रहा है तो रोकना चाहिए। यहीं पे मुझे एक अपना वाकया याद आ गया। महर अजीज साहब होते थे, हमारे मार्केटिंग हेड होते थे, रोही टीवी में मार्केटिंग के हेड थे। तो चस्का प्रोग्राम मैंने करने के लिए उनके गांव जाना था। हम 3-4 लोग थे, कैमरामैन थे, महर अजीज साहब, उनकी गाड़ी में ही हम उनके गांव जा रहे थे। मुझे याद है रात के 11-12 बजे का टाइम था और एक जंगल सा था, दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, घने दरख्त थे, एक जजीरा सा बना हुआ था। हम उन दरख्तों के बीच में से गुजर रहे थे तो एक राइट साइड का दरख्त था जो टूट के नीचे इस तरह गिरा हुआ था, उसको आग लगी हुई थी। और मेरी ख्वाहिश पे महर अजीज साहब ने गाड़ी रोक दी थी और बोले थे कि ये देखो ये भी एक नज़ारा है। उस वक्त मैंने राज प्रोग्राम जो जिन्नात वाला शुरू नहीं किया था,
तो मैंने पूछा महार साहब ये क्या है? तो बोले कि इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है, जंगल ही जंगल है, वाहिद एक ये दरख्त है जो ऊपर से ना सिर्फ बड़ा सा दरख्त टूट के नीचे गिरा है और उसको आग लगी हुई है, ये आग किसी और दरख्त को नहीं लगी हुई, और रात के इस पर यहां पे कोई नहीं आता, सारे डरते हैं क्योंकि यहाँ पे डाकुओं का डर होता है। तो ये दरख्त को जो आग लगना है ये जिन्नात ने लगाई है। और वो पहला मंजर था राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले जो मैंने दरख्त को इस तरह जिन्नात आग कैसे लगाते हैं। तो उनसे पूछा कि क्यों जिन्नात आग लगाते हैं, तो उन्होंने कहा जब जिन्नात की आपस में लड़ाई हो जाती है दरख्तों के ऊपर तो इस तरह दरख्तों को आग लग जाती है, ये उनका कहना था। खैर, गाड़ी को मैं ब्रेक लगा चुका था और वो दोनों लड़कियां साइड पे खड़ी थीं। एक लड़की तेजी से मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ी और वो शदीद घबराई हुई थी, और मैंने गाड़ी का शीशा खोला क्योंकि ये सर्दियों की रात थी। तो वो फौरी जैसे ही गाड़ी के करीब आई तो कहती है प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा बीबी कौन है आप, किस तरह की मदद चाहिए? और इस वक्त वो कह रही है मेरे पास आपके इन सवालों का जो जवाब फिलहाल नहीं है, खुदारा इस वक्त हमें यहां से निकाल लीजिए, मैं आपको सारी बातें बता दूंगी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैंने कहा क्या मदद चाहिए? वो कहती है हमें गाड़ी में बिठाइए, प्लीज हमें यहां से निकलना है, लोग हमारे पीछे हैं। मैं एकदम परेशान हो गया, फैसला करना मुश्किल था। एक रात का पहर है, सर्दियों की रात है, घूप अंधेरा है, और दो नौजवान लड़कियां खड़ी हैं, जो एक मेरे करीब है, एक सामने खड़ी है रोड के किनारे, और वो एक लड़की मुझसे कह रही है प्लीज प्लीज मदद कीजिए। और वो इतनी घबराई हुई है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं जैसे वो वाकई शदीद किसी परेशानी में है। मैंने उसे कहा ओके ओके आप पीछे आ जाइए, और मैंने पीछे का लॉक हाथ बढ़ा के खोल दिया। मुझे नहीं पता था मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, लेकिन ये मैं इंसानियत के नाते करने जा रहा था। मैंने गेट खोला, उस लड़की ने अपनी बहन को इशारा किया, वो भी रोने वाले अंदाज में तेजी से आगे बढ़ी और वो दोनों पीछे बैठ गईं और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो एक फिक्रा बैठते ही जो बोली थी प्लीज गाड़ी को तेज चलाइए, प्लीज। मैंने गाड़ी तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन पहले भी तेज नहीं चला पा रहा था, रोड टूटी फूटी थी, कहां धक्का आ जाए, कहां बड़ा सा गड्ढा आ जाए पता नहीं था। फिर भी मैंने अपनी तरफ से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अब मैं एहतियात से तो चला रहा था, लेकिन रफ्तार बढ़ चुकी थी, पहले से रफ्तार ज्यादा थी। और उसके मुंह पे एक ही जुमला था, वो पीछे मुड़ के देखती और कहती प्लीज और तेज चलाइए, प्लीज और तेज चलाइए। मैं गाड़ी को और तेज चलाने की कोशिश करता। मैं उस लड़की को एक दफा ही देख सका, वो बार बार पीछे मुड़ के देखती थी जैसे कोई उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कोई पीछे आ तो नहीं रहा, और वो कहती तेज तेज, और मैं गाड़ी की स्पीड को तेज कर देता। गाड़ी कितनी देर तेजी से चलती रही कि वो दो रुखा सड़क भी आ गई जहां पे बोर्ड लगा था, जहां पे हमने पढ़ना था और अपने दोस्त शाहजमान की तरफ जाना था। मुझे नहीं पता, मैंने गाड़ी सीधी रखी, किस तरफ जाना था, किस सिमत जाना था, मुझे किसी सिमत का नहीं पता। मैं गाड़ी बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। अब मैं गाड़ी को तेज जितना चला पा रहा हूं, एहतियात के साथ चला रहा हूं, लेकिन लड़की मुसलसल परेशानी की हालत में एक ही जुमला कह रही है प्लीज और तेज चलाइए, क्या आप और तेज चला सकते हैं? गाड़ी कितनी देर इसी तरह उस वीरान रास्ते पे चलती रही कि अब इर्द गिर्द कहीं पे भी कोई हरियाली वाली जमीन नहीं थी। जितनी भी दोनों तरफ जमीनें आ रही थी वो बंजर थी। वो बंजर जमीनों के बीच में हम जा रहे थे। ये सड़क अजीब सी थी, एक अजीब सा वहशत, एक अजीब सा खौफ आ रहा था इस सड़क से। दो नौजवान लड़कियां पीछे बैठी थीं, एक की उम्र तकरीबन होगी, दोनों की उम्रों में कोई 2 साल का 3 साल का फर्क होगा। अब गाड़ी चलाते 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 जब हम बहुत आगे पहुंच गए तो एक कब्रिस्तान जब आया तो लड़की की आवाज आई रोक दीजिए। मैं घबरा गया, मैंने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। उन्हीं की ख्वाहिश पे उस लड़की ने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो एकदम से गेट खोला और नीचे उतरी, उसकी बहन भी नीचे उतर गई। मैं अभी तक उनसे कुछ नहीं पूछ सका था, मेरी अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई थी। हम एक कब्रिस्तान में आके रुक गए थे। मैं डर सा गया, ये कौन है कौन नहीं, क्या माजरा है, खुदाया मैं कहां फंस गया हूं। मैं परेशानी की हालत में था कि वो लड़की मुझसे बोली आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने हमारी मदद की है। ये कब्रिस्तान जो है यहीं से एक रास्ता जाता है, आगे गांव है, हम चली जाएंगी। मैंने उनसे कहा देखिए मैं आपकी
मदद इसलिए की है, आपको जहां महफूज ठिकाने पे पहुंचाना है मैं आपको पहुंचा देता हूं, लेकिन रात के इस पहर कब्रिस्तान में इस तरह जाना और आगे रास्ता, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं परेशान हो गया हूं, ख्वाहिश रखता हूं कि आपकी हिफाजत कर सकूं, आप मेरी बहनों की तरह हैं। तो वो इस जुमले पे बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपको अपने बारे में मुख्तसर बता देती हूं। हम दोनों बहनें हैं। जिस जगह पे आपने गाड़ी रोकी है उसके कुछ ही फासले पे अंदर एक रास्ता जाता है जो सीधा हमारे गांव की तरफ जाता है। हम दोनों बहनें अकलौती हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हमारे बाप की बहुत बड़ी जागीर थी जो है। हमारे मां बाप की शादी के बाद 2 ही बेटियां हुई और वही 2 बेटियां अभी आपके सामने हैं। पूरी जागीर की हम दोनों ही वारिस थीं, लेकिन हमारा चचा जिसके यहां कोई औलाद नहीं थी, वो लालच और हवस का शिकार था। वो ऐसे ताल्लुकात बना चुका था मुख्तलिफ जगहों पे और ऐसी महफिलों में जाता कि पैसा लुटाए जा रहा था। अब उसकी ख्वाहिश थी किसी तरीके उसके भाई की जितनी भी जायदाद हो उसको मिल जाए। उसने अपने बड़े भाई को इस तरह अपनी बातों में उलझाया हुआ था कि हमारा बाप उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हर फरमाइश को पूरा कर देता था। वो अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनें सबको अयाशी में उड़ा चुका था, फिर भी मेरा बाप जो बहुत मेहनती था उसका बहुत ख्याल रखता। लेकिन उस जालिम इंसान ने मौके की तलाश में था कि किसी तरीके अपने भाई को मार दे ताकि सारी जायदाद ही उसकी हो जाए। और ऐसा ही एक मौके की जब वो तलाश में था, उसको मौका मिला तो उसने हमारे बाप को मार दिया और उसको ऐसे हादसे का रंग दिया कि जब पुलिस वहां पे पहुंची, सबने देखा तो पता लगा एक हादसा हुआ है और हादसे की सूरत में गाड़ी उलट गई थी और हमारे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन वो हादसा नहीं था, वो सारी गेम हमारे चचा की थी। उसने हमारे बाप को मार दिया था। जब उसने हमारे बाप को मार दिया तो उसके बाद मेरी मां और हम दोनों, छोटी तो नहीं थी, बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उन सब जमीनों की सरपरस्ती वही करने लगा क्योंकि एक औरत तो नहीं संभाल सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस जालिम शख्स ने हमारी मां को पता नहीं क्या किया कि हमारी मां भी कुछ अरसे बाद अल्लाह को चल बसी। हमारे बाप की जो मौत थी, एक वाहिद मेरी मां थी जो कहती थी नहीं वो मरा नहीं है, उसको मारा गया है। वो इस तरह गाड़ी चलाता ही नहीं था, वो बार बार रोती रहती। लेकिन हमारे बाप की इस तरह की मौत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो हर वक्त हमारे बाप को बहुत याद करती थी। हमारी मां भी चल बसी। अब हमारी सरपरस्ती करने वाला वही चाचा रह गया था, लेकिन वो असल में सरपरस्ती करने वाला नहीं था, वो हमारी जमीनों को हथियाना चाहता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था, लेकिन वो एक बात जानता था, अब हम जवान हो चुकी हैं और अगर हम कहीं शादी कर लेती हैं और हमारी कहीं पे शादी हो जाती है तो सारी जितनी भी दौलत है, क्योंकि वो अब हमारी थी माँ बाप के मरने के बाद, तो वो सारी दौलत उस नौजवान लड़कों के पास चली जाती जिनसे हमारी शादी होती। और चचा ये नहीं चाहता था कि शादी करके वो जायदाद उसके हाथ से निकल जाए। जब हमारे बाप का कत्ल हुआ तो उसने उस वक्त पुलिस के साथ मिलके, असर और रसूख वाला बंदा था, उस केस को हैंडल कर दिया था। लेकिन अब उसके लिए मुश्किल ये था, हमें वो मारना तो चाहता था लेकिन जानता था कि हमें भी मार दिया तो सारा शक उस पे जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, हम दोनों बहनों को हमारे ही घर में कैद कर दिया। हमारे सारे नौकरों को बदल दिया और अपनी मर्जी के मुलाजिम वहां पे रख दिए और घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी। सिक्योरिटी नहीं थी, वो असल में हमारे लिए था कि हम घर से भाग ना सकें, लेकिन बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए कि बच्चियां अकेली होती हैं, इसलिए घर के अंदर सिक्योरिटी रखी हुई है। उसने हमें एक कमरे में बंद किया हुआ था और उसने हमसे आखिर वो बात कह ही दी कि ये जितनी भी जायदाद है ये तुम मेरे नाम कर दो, अंगूठे लगा दो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम दोनों बहनें बहुत सहमी हुई थी, इस बात को जानती थी। ये चाचा, हमारी मां भी यही कहती थी कि तुम्हारा बाप मरा नहीं, उसको किसी ने मारा है। वो खुल के नहीं कहती थी लेकिन शक करती थी कि यही चाचा ही पीछे हो सकता है, यही उसकी दौलत के पीछे था और वो इसी गम में चल बसी थी। वहीं पे एक पुरानी खादमा ने हमें बताया कि बीबी, तुम्हारा चाचा तुम्हारी जायदाद तुमसे लिखवाने के बाद तुम्हें भी मार डालेगा।
अब हम दोनों को एक बात का पता था कि हम तब तक जिंदा हैं जब तक हम जायदाद पे अंगूठे नहीं लगा देती। जब हम पेपरों पे अंगूठे लगा देंगी, जायदाद चाचे के नाम कर देंगी, तो कुछ अरसे बाद ये हमें मार देगा। वो कहता यही था कि मैं सरप्रस्ती के अंगूठे लगवाना चाहता हूं, लेकिन वो हकीकत में जायदाद अपने नाम करना चाहता था और हमने इनकार कर दिया कि हम अंगूठे नहीं लगाएंगी। वो हमें खाना पीना सब कुछ ठीक दे रहा था, लेकिन रोज डराता, रोज मारने की धमकी देता। लेकिन एक दिन वही खादमा जिसने पहले हमें बताया था, कहा बीबी मैं पूरी कोशिश में हूं कि आप लोगों को इस जगह से निकाल सकूं, आप लोग बस तैयार रहना, अपनी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है, जो कुछ भी है वो आप अपना उठा लो ताकि आपके काम आ सके, और जब मैं आपसे कहूं तो आप यहां से भाग जाना। और ऐसा ही हुआ। आज रात ही उसने मुझे कह दिया था कि पहरेदार बहुत कम हैं और चाचा भी कहीं गया हुआ है, वो रात को वापस आ जाएगा, लेकिन आपको मैं आज कोशिश करूंगी निकाल दूं। और आज वो इधर उधर देखती रही और पूरी इस कोशिश में थी कि हमें इस जगह से भगा सके। घर के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा पहरा था, चाचा कहीं जाता भी था पहरा बढ़ा कर जाता था। उस लड़की ने उन पहरेदारों को उलझाया और खाने के बहाने एक जगह पे जमा किया। वही उनको खाना वगैरह देती थी। जब वो खाना खाने लगे और उस तरफ से तवज्जो ना हट गई जिस तरफ हम थे, उसने जाके दरवाज़ा खोल दिया और उन्हीं के साथ इस तरह लग गई कि उसके ऊपर शक भी ना जाए। और जब हमने देखा दरवाज़ा खुला है तो हमने ये अपनी गठड़ी सी उठाई और वहाँ से भाग आई।